नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम 1857 की क्रांति जो है वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और हमने कानपुर तक पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है झांसी से। देखिए, झांसी के अंदर जो विद्रोह होता है वो 5 जून को होता है। 5 जून 1857। और उस समय झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि यहाँ के जो पहले के शासक थे गंगाधर राव। गंगाधर राव। तो इनकी वाइफ थी, गंगाधर राव जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई थी अब। और इनका दत्तक पुत्र था रानी लक्ष्मीबाई का दामोदर राव। तो चूंकि ये दत्तक पुत्र था, तो सीधी सी बात है कि इसको भी जो अंग्रेज है वो मिलाना चाहेंगे, झांसी को भी। तो रानी जो लक्ष्मीबाई है, इन्होंने साफ कहा था अंग्रेजों से कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। अब वो संयोग देखिए क्या होता है कि यहाँ विद्रोह तो हो ही जाता है। और कानपुर से जो मैंने आपको बताया था तात्या टोपे, तो वो भी इधर आ जाता है तात्या टोपे। और ये फिर प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आपको ध्यान में रखना है, हुरोज। तो हुरोज जो है वो 23 मार्च 1858 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। ये हुरोज आता है, ये झांसी को घेर लेता है। और लगातार कहते हैं कि 8 दिनों तक रानी ने वीरता से युद्ध किया। लेकिन कुछ विश्वासघातियों के कारण जो सेना है वो अ, किले के अंदर घुस गई थी। तो रानी जो है वो फिर सैनिक वेश में यहाँ से बच के और कालपी पहुंच जाती है। लेकिन वहां जो है वो हुरोज से पराजित हो गई। अब हुरोज से पराजित होने के बाद में रानी यहां से कहां चली जाती है? रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। अब ग्वालियर के अंदर वैसे तो देखिए कौन थे? सिंधिया थे। और सिंधिया 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के सबसे ज्यादा वफादार रहने वाले लोगों में से थे। लेकिन जो यहाँ की सेना थी ग्वालियर की, उसने किसका साथ दिया? रानी का साथ दिया। तो ग्वालियर पर एक बार के लिए रानी का अधिकार हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का। और यहाँ जो अंग्रेजी सेना है वो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ती है। एक अंग्रेज होता है स्मिथ। स्मिथ की यहाँ हार हो जाती है। और लेकिन फिर कुछ ही समय में हुरोज जो है ये फिर वहां भी सेना लेके पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास ही जो है वो रानी वीरगति को प्राप्त होती है। अब ये जो थे तात्या टोपे, इसका मैंने आपको बताया था तात्या टोपे का। ये राजस्थान भी आते हैं, इन्होंने प्रयास भी किया अपनी ओर से, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। और बाद में नरवर के जंगलों से जो मानसिंह नरुका है वो इनको धोखे से अंग्रेजों को सौंप देता है। और 18 अप्रैल 1859 को 59 को जो है वो तात्या टोपे को भी फांसी हो जाती है। इसमें एक स्टेटमेंट है इस हुरोज का, और ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत जो है वो अकेली मर्द है। यहाँ के क्रांतिकारियों में सोई हुई जो ये औरत है ये अकेली मर्द है। तो सोई हुई से मतलब है जो वीर गति को प्राप्त हो चुकी है। और उन्होंने हौसले के लिए, हिम्मत के लिए कहा कि जिस हिम्मत और हौसले से वो लड़ी थी उसके लिए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई का भी ये हो गया झांसी से संबंधित जो है। अब इसके बाद में देखिए कई छोटे छोटे नाम आते हैं। अब एक तो देखिए जैसे राजस्थान के अंदर जो भी हुआ, तो वो सब आप राजस्थान में 1857 की क्रांति में पढ़ चुके हों। राजस्थान के अलावा अब और हम बात करते हैं तो इलाहाबाद की बात करेंगे। इलाहाबाद में किसके नेतृत्व में होता है? मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली, इनके नेतृत्व में यहां जून के आसपास विद्रोह शुरू हो जाता है।
बनारस में भी विद्रोह शुरू हो जाता है। लेकिन यहां जो कर्नल नील, इस नील ने इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह जो विद्रोह होता है उसको दबा दिया जाता है नील के द्वारा। फैजाबाद के अंदर ऊपर भी नाम आया था, फैजाबाद मैंने आपको बताया था, जो मौलवी थे अहमदुल्ला, तो वो भी 1857 की क्रांति में विद्रोह करते हैं। और उन्होंने जिहाद के नाम पे कई लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था। इनका एक स्टेटमेंट है मौलवी अहमद उल्ला का, जो कि फैजाबाद में, क्या स्टेटमेंट था कि सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ फेंको। तो जो अहमदुल्ला के नेतृत्व में लोगों ने इतना खतरनाक विद्रोह किया था कि अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर दिया था अहमदुल्ला पे। 50,000 आज के समय में भी बहुत होते हैं। आप 1857 की क्रांति के समय समझिए 50,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी। इतने खतरनाक इनसे दुखी हो गए थे अहमदुल्ला से। और फिर भी जो है वो कहते हैं कि इनको जीवित नहीं पकड़ पा रहे थे, अहमदुल्ला को खूब प्रयास कर लिया उन्होंने। तो उस समय जो फिर मैंने आपको बताया था, एक स्थान था पोवाया, तो वहां का जो राजा था जगन्नाथ सिंह, उसने धोखे से इनको जो है वो गोली मरवा दी, वहां ये मार दिए जाते हैं। तो ये इलाहाबाद से संबंधित और ये बनारस से संबंधित हो गया। इसके बाद में और 1857 की बात करें तो बिहार की बात करते हैं। बिहार के अंदर यहाँ देखिए कई स्थान हैं, जैसे दानापुर है, ये सब बिहार के स्थान हैं। दानापुर है, आरा है, पटना है, ये शाहबाद है, गया है, मुजफ्फरपुर है, जहां यहाँ मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के विद्रोह के स्थान बन गए थे बिहार में, ये सब स्थान। और बिहार में सबसे पहले जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो इसे दानापुर से होती है। बिहार के अंदर भी अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले कि बिहार के अंदर भी सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दानापुर। शाहाबाद जो है, जिसको आप जगदीशपुर, शाहाबाद के अंदर ही है जगदीशपुर, ये पर्टिकुलर जो शाहाबाद जगदीशपुर का नाम जुड़ा हुआ है, ये है कुंवर सिंह से। ये जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे, और इनकी आयु थी लगभग 80 वर्षीय। तो आप देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन इनकी हिम्मत और हौसला बहुत डेंजर था, बहुत खतरनाक था। देखिए यहां कुंवर सिंह ने विद्रोह क्यों किया था, इनका भी अपना एक निजी कारण था। ऐसा कहते हैं कि कुंवर सिंह जो है वो अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से इनकी जो जमींदारी थी उसका प्रबंध ये बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू है उसको सौंपना चाहते थे, ताकि इनको जो है लाभ मिलता रहे। लेकिन अंग्रेज ये प्रस्ताव स्वीकृत कर नहीं रहे थे, और आर्थिक स्थिति जो है वो दिनों दिन कुंवर सिंह की खराब होती जा रही थी। तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो कुंवर सिंह को एक अवसर हाथ लगता है, एक मौका लगता है कि मैं भी जो है यहां अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करूं। तो फिर ये जो है ये जगदीशपुर के अंदर जो यहाँ कुंवर सिंह है ये विद्रोह करेंगे, और फिर आसपास के कई स्थानों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। जैसे जो इनका जिला था ये शाहबाद, ये पर्टिकुलर स्थान तो हो गया जगदीशपुर जहां के जमींदार थे कुंवर सिंह, और जिला कौन सा था, शाहबाद। तो जगदीशपुर पर तो अधिकार हो कर ही लिया, शाहबाद को भी इन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। उसके बाद में कहते हैं कि वहां से और आगे बढ़ते हुए ये यूपी के अंदर जो आजमगढ़ है वहां पहुंच जाते हैं, और आजमगढ़ में अतरोलिया स्थान पड़ता है एक, वहां मिलमैन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसकी अंग्रेजी सेना को ये परास्त करते हैं। यहां आपको एक देखिए, आप अगर तुलना करनी चाहें तो राजस्थान के अंदर जो आहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उनकी भी उम्र बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। वो 3 युद्ध करते हैं, उसमें जो तीसरा था आहुआ का युद्ध था, उसमें खुशहाल सिंह की पराजय हुई थी। बाकी पहले 2 युद्धों में इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया था। और जो महाराज की सेना थी, जोधपुर का जो राजा था, राजा तख्त सिंह,
उसको वो अंग्रेज अधिकारी एजीजीर पियर सबको परास्त कर दिया था। तो यहां भी अब बिहार के अंदर है कुंवर सिंह। अब ये अतरौलिया के अंदर भी इसको इन्होंने परास्त कर दिया, मिलमैन को। और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए इन्होंने लगातार ये विजय हासिल करते हैं। जैसे ये मिर्जापुर है, ये रीवा है, बांदा है, लखनऊ है, के आसपास के कई क्षेत्रों तक ये अधिकार करते चले गए। फिर बाद में इनको कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए वो जो मिलमैन था जिसको इन्होंने हराया था, वो तो भाग गया अपनी जान बचा के। और उसके बाद में डेम्स जो था वो भी और आता है। तो मिलमैन और डेम्स की इस बार संयुक्त सेना आती है इनको हराने के लिए, लेकिन वो इस बार भी पराजित हो गई। और आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, याद कीजिएगा वो जो दूसरा युद्ध होता है जिसको आप काले गोरों का युद्ध भी कहते हो, तो उसके अंदर भी संयुक्त सेना आती है, ये एजीजीर पियर, लेकिन वहां भी वो पराजित नहीं कर पाए। और यहां जो कुंवर सिंह है इनके पास में ये संयुक्त सेना आती है मिलमैन और डेम्स की, लेकिन ये भी पराजित हो जाती है, ये बाहर खड़े होते हैं। देखिए अंग्रेज जो होते हैं वो कभी भी वैसे हिम्मती नहीं होते जैसे भारतीय सैनिक होते हैं। भारतीय सैनिक कभी भी अपनी जान बचा के नहीं भागता, वो शहीद होना ज्यादा बेहतर मानता है बजाय पीठ दिखाकर भागने के। अंग्रेज जो होते हैं उनको इस तरह से कोई नहीं है कि मैं वो बनूं जाबाज हिम्मतवान बनूं और मेरा नाम शहीदों में दर्ज हो, मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊं, शहीद हो जाऊं। पहली बात तो ये देश अंग्रेजों का था ही नहीं। तो अंग्रेजों को क्या करना है, उनको सिर्फ पैसे लेने थे यहां से। तो अंग्रेज को जहां भी मौका मिला कि हरा दिया तो हरा दिया किसी को। इनको लग रहा है कि इनकी जान जा सकती है तो अंग्रेज फटाफट वहां से, इनका चाहे कोई सा भी अधिकारी हो, अपनी जान बचा के भाग जाते थे। तो मिलमैन डेम्स है, इनको हरा दिया, ये अपनी जान बचा के भागे। इसके बाद में फिर मार्क नाम का अंग्रेज अधिकारी और होता है, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है कैनिंग, क्योंकि उस समय वाइसराय वो जो गवर्नर जनरल तो कैनिंग ही है। मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी, मार्क को भी भगा दिया। लेकिन इस समय एक घटनाक्रम होता है और कुंवर सिंह का जो है वो बाह के अंदर जो इनकी भुजा है उसमें बंदूक की गोली लग जाती है। और चूंकि वो शरीर में जहर नहीं फैले, इसलिए इन्होंने अपने दूसरे हाथ में तलवार लेकर के और अपने उस भुजा को ही काट दिया और काट के गंगा में बहा दिया। ये इतनी हिम्मत की बात बड़ी कि 80 वर्ष की अवस्था के अंदर भी एक व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि अपने हाथ में गोली लगने पे वो उस हाथ को काट करके और पानी में बहा देते हैं, गंगा में। लेकिन चूंकि वो जहर तो फैलेगा ही देखिएगा, और वहीं से जो है इनका स्वास्थ्य भी, क्योंकि वो जहर अब धीरे धीरे शरीर के अंदर फैलता गया। तो यहां हालांकि देखिए अभी भी इनका संघर्ष चल रहा है। इतने हिम्मत वाला आदमी कुंवर सिंह ने जो हिम्मत दिखाई है वो वास्तव में बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। इसके बाद के अंदर भी एक अंग्रेज अधिकारी और आता है, ली ग्रैंड नाम का, और इसके नेतृत्व में सिख सेना होती है, सिखों की। तो ली ग्रैंड के नेतृत्व में जो सिख सेना आई थी, उस सिख सेना को भी परास्त कर दिया था कुंवर सिंह ने। तो लेकिन चूंकि वो घायल तो थे ही, जो कि मैंने आपको बताया था। तो 26 अप्रैल 1858 के जो आसपास है वो कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो लगभग क्या 1 साल का जो समय था, इस 1 साल के समय में इन्होंने अंग्रेजों को बहुत बार हराया, पराजित किया। और कुंवर सिंह की मृत्यु होने के बाद में इनका जो भाई अमर सिंह है वो नेतृत्व जारी रखता है। लेकिन चूंकि जो योग्यता कुंवर सिंह के पास में थी नेतृत्व करने की, वो अमर सिंह के पास नहीं होती। तो फिर वो अपनी जान बचा के जगदीशपुर छोड़ के भाग जाता है। और फिर दिसंबर 1858 के आसपास ये अंग्रेज अधिकारी आते हैं। एक तो है विलियम टेलर और दूसरा होता है विंसेंट आयर। तो ये बिहार के विद्रोह को एक तरह से समाप्त शाही कर देते हैं। अब वो विद्रोह नहीं रहता। बिहार के अलावा देखिए और बात करें तो कई और स्थान थे, जैसे असम है, उड़ीसा है, ये कुल्लू और पंजाब और दक्षिण भारत, और वहां भी कई स्थानों में फैलता है। जैसे असम की बात करते हैं थोड़ी सी,
तो असम में 1857 के विद्रोह के समय जो वहां का एक अंतिम राजा था पुरंदर सिंह, तो इस पुरंदर सिंह का जो दीवान था जिसका नाम था मनीराम दत्त, इस मनीराम दत्त ने इस पुरंदर सिंह के पोते को कंदरेपेश्वर सिंह, इसको यहां का राजा घोषित कर दिया। तो जब इस कंदरेपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया तो अंग्रेजों ने इसको विद्रोह माना और इस मनीराम और कंदरेपेश जो ये है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में मनीराम जो है इस पर मुकदमा चला करके इसको फांसी देगी। तो ये एक असम वाला नाम ध्यान में रखना, इन दो तीन का नाम। उड़ीसा के अंदर भी जो है वो क्रांतिकारी विद्रोह करते हैं। और उड़ीसा में किसने विद्रोह किया था? तो संबलपुर का जो राजकुमार था सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, तो ये दोनों यहां विद्रोह करते हैं उड़ीसा में। और 1862 में जो सुरेंद्र शाही है ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो इसको इन्होंने अंग्रेजों ने देश से निर्वासित कर दिया, यहां से निकाल दिया। कुल्लू की बात करते हैं जो कि हिमाचल में है। तो वहां की पहाड़ी में, कुल्लू की पहाड़ी में भी वहां का राजा होता है प्रताप सिंह कुल्लू में, और उसका भाई था वीर सिंह। तो उन्होंने भी विद्रोह किया, प्रताप सिंह और वीर सिंह ने, और अंग्रेजों ने उन दोनों को भी फांसी दे दी। तो इस प्रकार से ये कई जगह विद्रोह होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर रंगो बापूजी गुप्ते, तो रंगो बापूजी गुप्ते जो है वो यहाँ विद्रोह करेगा। और लेकिन जो कंपनी है उन्होंने इनको भी जो है वो परास्त वरास्त करके, और कहते हैं कि इनको तो समुद्र पार ही भेज दिया था, हिंदुस्तान से ही बाहर निष्कासित कर दिया। और इसी जो रंगो बापूजी है इनका एक खासम खास आदमी था मान सिंह। तो इस मान सिंह को इन्होंने खुलेआम फांसी दे दी थी। तो कहते हैं कि मान सिंह ने मरते समय क्या कहा था कि अब अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो चुका है, हिंदू और मुसलमानों की संतानों उठो और भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो। तो ये मान सिंह ने अपने मरने से पहले कहा, और इसके साथ ही जो है यहां भी ये समाप्त हो गया। तो लगभग जो है वो अब चीजें समाप्त धीरे धीरे होने लग जाती है। फिर छोटे मोटे कई विद्रोह हैं, जैसे मद्रास हैं। तो मद्रास के अंदर नेतृत्व करने वाले थे अरुणागिरी और कृष्णा। तो इन्होंने मद्रास में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगराव पांगे, तो ये जो है ये वहां विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और अंग्रेजों ने जो ये थे रंगराव पांगे, इनको गिरफ्तार करके अंडमान में भेज दिया था, निर्वासित ही कर दिया था कि अब जीवन जो है वो कहाँ निकलेगा, अंडमान में ही निकलेगा। जो अंडमान की जेल है वहां पर होगा। तो इस तरह से कई स्थान हैं जिनका आता है कि, और मैन मैन तो देखिए सारे आपके हो गए लगभग जो हैं। फिर छोटा मोटा कोई, जैसे आप केरल है तो वहां भी विद्रोह हो जाता है, और पंजाब के भी कुछ स्थानों पे विद्रोह होता है। तो इस तरह तो भारत में छोटे छोटे कई स्थान थे जहां विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से जो 1857 का विद्रोह है ये समाप्त होता है। और अब इस 1857 के विद्रोह के बारे में देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, वो हम देख लेते हैं। एक तो यह है कि इसमें जो विभिन्न वर्ग थे तो उनकी क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों के बारे में। तो देखिए किसानों का शोषण तो हुआ ही था, और किसान वर्ग जो है इनकी क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति थी। ये अपना जो प्रयास कर सकते थे वो भी इन्होंने किया, लेकिन चूंकि सिर्फ सहानुभूति और वैसे था क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था, और इसलिए किसानों की सहानुभूति थी क्रांतिकारियों के साथ।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वहां किसानों की ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, इनकी सहानुभूति थी, ये क्रांतिकारियों के साथ अपना सपोर्ट भी कर सकते थे, करते इन्होंने किया जो कर सकते थे। लेकिन इतना भी स्पष्ट, इतना भी बड़ा विरोध नहीं था कि क्रांतिकारियों के साथ ही लड़ने के लिए आ जाएं। तो ये सपोर्ट में थे क्रांतिकारियों के। अब जो सामंत वर्ग है, सामंत वर्ग की क्या भूमिका थी? तो इनका चरित्र दोहरा था। कुछ सामंतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनके अधिकारों का कोई शोषण नहीं हुआ था। और जैसे हैदराबाद है, ये ग्वालियर है, नेपाल है, पंजाब है। तो यहां के जो सामंती तत्व थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और बाकी जो कई सामंत और थे, तो जिनकी जो है, जिनको जमीन से हटा दिया गया था, या जिनका अंग्रेजों की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था, तो वो उन्होंने फिर जो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। कई स्थानों पर तो आप तो देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने नेतृत्व भी किया। उदाहरण आप देख चुके हैं कुंवर सिंह का, और राजस्थान के अंदर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का। तो इनका नुकसान हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने नेतृत्व भी किया और अंग्रेजों का विरोध भी किया। तो जो सामंती वर्ग था, उसका दोहरा चरित्र आता है। कई सामंत थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और कई सामंतों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसके बाद में आता है मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग, जो एजुकेशन लिए हुए थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनकी क्या भूमिका थी इस क्रांति में? तो ये बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहे। इन्होंने अपने आप को इस क्रांति से अलग थलग रखा। इनकी कोई क्रांति में यहां कोई भूमिका नहीं है। इसके उलट ये इस चीज के आलोचक और थे कि ये जो क्रांति हो रही है, तो इसकी आलोचना और कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर ये अंग्रेज हट गए, तो वापस जो पूरी तरह से जो राजशाही व्यवस्था है, जो अराजकता है, वही वापस आ जाएगी। तो ये मन से नहीं चाहते थे कि जो क्रांतिकारी हैं उनको कोई सफलता वगैरह मिले। क्योंकि इनकी शिक्षा वगैरह हो रही थी, अपने में थे खुश का, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्यम वर्ग जो है, उसकी इस क्रांति में कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो साहूकार थे, जैसे महाजन है, व्यापारी वर्ग है। इन लोगों की क्या भूमिका थी? तो इन्होंने दिल से क्रांतिकारियों का कभी साथ नहीं दिया। हाँ, कई जगह कुछ साहूकार वगैरह और कुछ ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के आर्थिक पैसे से सहायता की, लेकिन ऐसा कहते हैं वो परिस्थितियों के विवश होकर उन्होंने सहायता की थी। तो ये साहूकार, महाजन और जो व्यापारी थे, इनको आप क्रांतिकारियों के सहयोगी के रूप में नहीं ले सकते। तो और इसके बाद में देखिएगा, जो उच्च वर्ग के लोग थे, बिल्कुल हाई, तो ये उच्च वर्ग वाले हैं, ये भी किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ ही। इनकी सहानुभूति वगैरह जो थी, वो कोई क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ ने साथ दिया और कुछ ने नहीं दिया। हालांकि साथ देने वालों में बहुत कम थे, अधिकतर ऐसे ही थे जिन्होंने साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। जैसे लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग जो ग्वालियर का सिंधिया और हैदराबाद का जो निजाम है, ये दोनों अंग्रेजों के सबसे वफादार थे। सबसे ज्यादा जो सहायता करने वाले लोग थे 1857 की क्रांति में, वो यही थे, ग्वालियर का सिंधिया और हैदराबाद का निजाम। तो सिंधिया की जो राजभक्ति थी, उस पर कैनिंग कहता भी है कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाए, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। मतलब कि मुझे कल ही यहां से बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा। यहाँ के जो राजाए थे, राजा, इनके लिए कहा था इसने कि यहाँ के राजाओं ने बांध की तरह काम किया हमारे लिए। तो ये कई छोटी छोटी चीजें हैं। तो अब थोड़ा सा और ये देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, इसके असफलता के क्या कारण रहे। देखिए, आप तो हालांकि सब आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है क्या क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहले अगर कारण की बात करें, वो है संगठन का अभाव। देखिए, जो अंग्रेजी सेना थी, आप भी जानते हैं कि उनके पास हथियार थे, आधुनिक हथियार थे, उनकी सेना संगठित थी।
और जो भारतीय योद्धा थे, इनमें कोई एक ऐसा उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य नहीं होता था। स्थान, क्षेत्र, सबके अपने अलग अलग क्षेत्र थे, सबके अलग अलग उनमें उद्देश्य, विभिन्नताएं। तो कोई एक मजबूत संगठन नहीं हो सका। आप जानते हैं, ये मैंने सबके बारे में आपको बताया। लक्ष्मीबाई अलग है, नाना साहेब का अपना अलग चल रहा है, लखनऊ में बेगम हजरत महल का अलग है, दिल्ली में अलग चल रहा है, हैदराबाद में ये जो कई दूसरे स्थान आपको बताए, असम में अलग चल रहा है। तो सबने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन सब अलग थलग थे और कोई भी आपस में संगठन नहीं था। तो संगठन का जो अभाव है, इसके कारण एक कोई मजबूत संगठन तैयार नहीं हो सका। और चूंकि अलग अलग बंटे होने के कारण में इनको जो इनके विद्रोह था, इसको दबाना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। तो ये जो एक अलग अलग स्थानों पे आंदोलन हो रहा था, ये एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका। दूसरा कारण था, जो अधिकांशतया देसी राजा थे और सामंत जो थे, इनका अंग्रेजों का राज भगत बने रहना। लगभग 550 देसी रियासतें थी, लगभग। इनमें से केवल कुछ एक गिने चुने ऐसे राजा थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाकियों ने तो पूरी तरह से किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, और बहुत ज्यादा साथ दिया था। जैसे पटियाला, जिंद है, तो ग्वालियर, हैदराबाद, ये पंजाब और कई बंगाल की रियासतों के राजा, और ये सब जो हैं, ये लगभग किसके, जिन्होंने ये तो बहुत ज्यादा साथ देने वालों में से है। तभी मैंने आपको बताया, दिल्ली में जो विद्रोह होता है तो अंग्रेजों ने फटाफट ये पटियाला और जिंद, इस तरफ से जो है वो सेनाएं बुलाई। जो राजा थे वहां के, कहा साहब फटाफट आओ, सहायता करो हमारी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और जैसे भोपाल की बेगम के लिए लिखते हैं कि भोपाल की बेगम है, उसने इसको फैलने नहीं दिया, क्रांति को वहां। नेपाल का मंत्री था जंग बहादुर, ये नेपाल से संबंधित, तो उसने क्या विद्रोह के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान की बात करें तो उस समय एजीजी लॉरेंस था यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि वो किस तरह से इधर से उधर प्रयास करता है राजस्थान में। इसके बाद में संगठन का अभाव हो गया। दूसरा हो गया, देसी राजे और जो सामंत है, इनका किसका साथ देना? अंग्रेजों का साथ देना। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख कारण है, वो है निश्चित उद्देश्य का अभाव। देखिए, मैंने आपको इतना डिटेल में ये क्रांति पढ़ाई है, आप खुद ये बताइए, क्या वास्तव में जो ये आंदोलन कर रहे थे, ये क्या भारत को आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो जाए और हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, क्या इस चीज के लिए प्रयास हो रहा था? अगर आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो आपको इस तरह का कोई बड़ा कारण एक नहीं मिलेगा कि आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे क्या। और यही कारण था कि सबका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। अधिकतर जो लोग यहाँ ये युद्ध करते हैं, सबके कहीं ना कहीं निजी हित थे, कहीं ना कहीं आपको निजी हित इनको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बिहार में आपको बताया कुंवर सिंह का, तो कुंवर सिंह तो पहले से ही तैयार थे। दिनों दिन कुंवर सिंह की हालत खराब हो रही जा रही थी, ये दिवालियापन की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो लिखते हैं इतिहासकार। और अंग्रेज जो है इसको वो लाभ दे नहीं रहे थे, तो कुंवर सिंह बहुत ज्यादा नाराज था, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, और इस वजह से नाराजगी थी। 1857 में जब सैनिकों ने विद्रोह किया, तो कुंवर सिंह को एक अवसर नजर आता है। नाना साहब का जो पेशवा का पद था, वो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? उस पद को छीन लिया था। जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी। तो नाना साहेब का उस चीज को लेकर के नाराज थे। झांसी की रानी है, तो आपको बताया, झांसी का जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था, दत्तक पुत्र। तो चूंकि अंग्रेजों ने जो डलहौजी की नीति थी, वो डलहौजी की नीति क्या थी कि जिस राजा के संतान, उसकी जैविक संतान नहीं होगी, उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो उसका शिकार तो जो झांसी भी हो रहा था, क्योंकि यहां नहीं थी जो संतान। तो आप अगर निष्पक्ष होकर देखोगे, आपको अधिकतर जो मिलेंगे, अधिकतर जो यहाँ के राजा वगैरह या सबके जो विद्रोह वगैरह आप देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके निजी कारणों से प्रेरित था। और निजी कारणों से प्रेरित होने के कारण ही उनके अंदर जो एक रूपता थी उद्देश्यों की, उसका अभाव था। कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था।
और निश्चित उद्देश्य नहीं होने के कारण ही उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि वो अलग थलग होकर के युद्ध करते हैं। तो निजी स्वार्थों से प्रेरित थे, कोई राष्ट्रीय भावना जैसी चीज जो है वो यहां नहीं थी। वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सब इतिहासकार कहते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। और कोई भविष्य को लेकर के कोई योजना नहीं थी। वीडी सावरकर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इन सब लोगों के सामने कोई एक नया आदर्श रखा गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन कोई इस तरह से नहीं था। चौथा प्रमुख कारण जो आता है वो है कुशल नेतृत्व का अभाव। कुशल नेतृत्व का अभाव कैसे? मैंने आपको बताया बहादुर शाह जो थे, जफर बहादुर शाह द्वितीय जो हैं, वृद्ध व्यक्ति थे और इनको कोई युद्ध युद्ध का शौक भी नहीं था। इन्होंने कहते हैं कि पहले मना कर दिया था कि भाई क्यों मैं शायरियां वगैरह लिखता हूं, मेरा क्यों फालतू मुझे इसमें बीच में घसीट रहे हो। तो कुशल नेतृत्व प्रदान करने में ये समर्थ नहीं थे। और जो योग्य व्यक्ति थे, जैसे नाना साहेब की बात करें, ये लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, कुंवर सिंह है, बख्त सिंह है, बेगम हजरत महल है, अजीमुल्ला है, अहमदुल्ला है, ये लियाकत अली है, तात्या टोपे है। ये ऐसे लोग थे जो योग्य थे, मजबूत थे, हिम्मत वाले थे, इरादों के पक्के थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या रही? इनका नेतृत्व कोई अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था। कोई आपस में तालमेल नहीं था किसी का, सब अपना अपना। ठीक है, ये जो रानी लक्ष्मीबाई के पास में बाद में चला जाता है तो तात्या टोपे जो है, लेकिन वो भी उसकी मजबूरी होगी कि नाना साहब तो भागे। अब वो देखा, लेकिन तात्या टोपे जाने को तैयार नहीं था वहां। तो आपस में जो है इनमें किसी में कोई तालमेल नहीं था, सब अलग अलग स्थानों पे युद्ध कर रहे थे। तो एक कुशल नेतृत्व का अभाव था जो सबको एक साथ जो है वो नेतृत्व कर सकें। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था। और आपको मैं एक चीज बताऊं तो जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो असफलता का सबसे बड़ा कारण था वो ये जो आपस में तालमेल की जो कमी थी, कि आपस में किसी का कोई तालमेल नहीं था। योग्य सब थे लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं था। 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण स्वामी विवेकानंद जो है वो इस चीज को मानते हैं। इसके बाद में इसके बाद में एक और जो कारण हम देखते हैं वो है कि विद्रोहियों के जो क्रांतिकारी थे, इनके साधन क्या थे? सीमित थे। अंग्रेजों के पास आप जानते हैं कि सुसज्जित सेना थी पूरी, इनके पास आधुनिक इतने हथियार थे। ये जो रेल डाक तार सेवा जो है ये अंग्रेजों की बहुत स्ट्रांग थी, हमारे क्रांतिकारियों के पास नहीं थी। अंग्रेजों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफी साधन थे, फटाक से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। वो हमारे पास इस तरह की चीजें नहीं थी। और उस समय जो समुद्री मार्ग है उस पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो कहते हैं कि लगभग 1,12,000 सैनिक जो हैं वो यूरोप से और यहां भारत भेजे गए थे उस समय। तो ये इस तरह के जो साधन थे, चाहे वो संचार के साधन हो, चाहे वो यात्रा के साधन हो, और चाहे वो हथियारों से जुड़े हुए हों, तो वो सब चीजें अंग्रेजों के पास में थी, हमारे पास में इतनी चीजें नहीं थी। तो ये एक रहता है। बाकी फाइनली अगर देखिए इस विद्रोह का सही मायने में जो इतिहासकार कहते हैं कि कारण क्या था सबसे बड़ा, कि तो जो शिक्षित वर्ग है उसकी उदासीनता और राष्ट्रीय भावना की कमी था, जिसकी वजह से इस आंदोलन का कुशलता से नेतृत्व नहीं हो सका और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। और जबकि आप देखेंगे कि आगे जैसे शिक्षित वर्ग जो है वो कैसे आगे आकर के अपनी भूमिका निभाता है भविष्य में। ये जितने भी आंदोलन वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, आप महात्मा गांधी से देख लीजिए 1915 के बाद जब गांधी जी भारत आते हैं, उससे पहले भी जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो सब लोग जो वो कौन थे? शिक्षित लोग थे, लगभग जो है
जो एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त कर रखी थी। कई नेता देखेंगे 1885 1915 के बीच में, तो किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन गति आगे पकड़ता है। लेकिन हाँ, ये चीज एक जरूर था कि जो भविष्य के लिए एक नींव स्थापित हो चुकी थी, एक आगाज हो चुका था कि अगर हम मिलकर के प्रयास करें तो अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से बाहर भगा तो सकते हैं। तो ये कई पॉइंट हैं। और इस विद्रोह के जो बाद में परिणाम वगैरह हैं, तो परिणाम क्या रहते हैं? तो देखिए, पहले यहाँ 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1857 तक, और अब यहां से शासन समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहां से पूरा का पूरा जो शासन है वो किसके पास में चला गया? जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश महारानी को, उनके पास में पूरी तरह से ये अधिकार, उनको जो है सारा शासन भार सौंप दिया गया। तो पूरा भारतीय प्रशासन जो था उसका नियंत्रण कंपनी से छीन करके और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। तो इसके लिए पहली बार अब यहां से इनका वो एक्ट आएगा, भारत शासन या भारत सरकार, आप भारत सरकार अधिनियम कह लो, 1858। तो एक तो ये परिवर्तन होता है सबसे बड़ा, और इसके बाद में जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और उसको नया नाम दे दिया गया वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? कैनिंग था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और चूंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब उसको नया नाम वायसराय दे दिया, तो भारत का पहला वायसराय भी किसको बनाया गया था? इसी लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। और देशी रियासतों और जनता के लिए जो ब्रिटिश शासन है, इन्होंने थोड़ी उदारता की घोषणा की कि किसी की रियासतें जो है वो नहीं, जो है वो छीनी जाएगी। गोद लेने का अधिकार जो था वो सब राजाओं को वापस दे दिया गया, और कि भाई आपके साथ में कोई भी जो है इस तरह का हस्तक्षेप आपके राजकाज में नहीं होगा। तो इस तरह से कई प्रयास जो हैं इनके द्वारा किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, ताकि हम शासन कंटिन्यू बना पाए, और कि आपके जो सामाजिक और धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, कि हम कोई भी यहां पर इस तरह का हस्तक्षेप आपके मामलों में नहीं करेंगे। सेना का विद्रोह है अंग्रेज अपनी आंखों से देख चुके थे, और कि एक जगह पे घटना होती है तो लगभग भारतीय सैनिक अपने जो सैनिक का ही साथ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो अनुपात था वो 5-1 का था, यानी 5 भारतीय सैनिकों पे 1 यूरोपियन सैनिक, ये अनुपात रहता था। इन्होंने पील आयोग बिठा दिया, पील कमीशन या पील आयोग, और इसने सेना में पुनर्गठन के लिए क्या कहा कि ये जो अनुपात है इसको 2-1 कर दो, यानी अब अगर किसी सेना में 2 भारतीय सैनिक है तो 1 यूरोपियन सैनिक, यह अनुपात रखा जाए। यानी 100 सैनिक अगर भारतीय हैं तो वहां 50 सैनिक यूरोपियन होंगे। तो 2-1 का अनुपात कर दिया, जबकि यही अनुपात पहले क्या था? 5-1 का अनुपात था। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि ये सैनिकों का ही एक तरह से, आप सबसे बड़ी भूमिका आपको सैनिकों की देखने को मिलेगी। तो ये कई जो कारण थे, कई जो अलग जो हैं ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ ही देखिएगा जो 1858 का अधिनियम आता है, उसके तहत एक भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई जाती है। भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। और इसके लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद यानी जो एडवाइजरी काउंसिल है वो बनाई गई थी। तो उसमें 8 जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत होते थे, और सेहत जो बाकी बचे हुए 7 हैं तो वो कंपनी के जो पहले के जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पहले के संचालक थे कंपनी के, उनके द्वारा चुने जाते थे। तो इस प्रकार से ये कई बदलाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये देखिएगा, ये 1857 की क्रांति है, और ये आपका चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। बाकी इसके अलावा देखिएगा कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ नोट्स में लिखे हैं, कुछ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ में, अभी नोट से पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और देखिए, एक तो ये है कि आपसे डेट पूछ सकता है वो, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो पूरा शासन भार सौंपा गया, तो ये कब घोषणा होती है?
1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858। तो एक तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो ये महारानी विक्टोरिया का 1858 का जो घोषणा पत्र था, जिसे कैनिंग जो है वो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में बोल के बताता है कि ये रानी का जो है ये ब्रिटिश क्राउन के पास सारा शासन भार जा रहा है। तो वो जो बोल के बताता है कि जनता को ये अधिकार दे रहे हैं, इनको ये अधिकार दे रहे हैं, तो उसको भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये जो 1858 का घोषणा पत्र था इसका, जिसमें जनता को, राजाओं को और ये कई अधिकार देने की बात हुई थी, और जो जनता थी उनको भी, तो उसको भारतीय जो है जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना, 1 नवंबर 1858 वाला जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी कई जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है रामचंद्र पांडुरंग। वो आत्माराम रहने देना, आप यही रखना, रामचंद्र पांडुरंग। राव भी लिखते थे, रामचंद्र पांडुरंग राव। अब रामचंद्र पांडुरंग ये था तात्या टोपे का वास्तविक नाम, जो कि सबसे ज्यादा नाम यही आता है, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का ये क्या था, कमांडर इन चीफ। तो एक ये हो गया। बाकी जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछ सकता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, तो जन्म उनका बनारस का था। इसके अतिरिक्त लखनऊ के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी मरे थे, लखनऊ में मृत्यु किस किस की हुई थी, नील की हुई थी, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। ये लखनऊ में मरने वाले अंग्रेज अधिकारी थे और इनका प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा भी गया है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अंग्रेज ये शायर था जिन्होंने अपनी आंखों से जो ये देखा था सब कुछ, तो मिर्जा गालिब, वो दिल्ली में थे उस समय। एक ही आपसे पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो कैनिंग है इसने अपना आपातकालीन मुख्यालय किस स्थान को बनाया था, इलाहाबाद को। तो एक ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए। बिहार का सिंह किसको कहते हैं, बिहार का शेर, तो कुंवर सिंह को ही बिहार का सिंह कहा जाता है। बाकी जैसे और बाकी कई जो छोटे छोटे फैक्ट हैं तो वो हमने देख लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें और आगे जो है इसमें जो भी नोट्स के माध्यम से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।